धमाकेदार दिवाली सिर्फ उत्कर्ष के साथ। इस बार शिक्षक बनने का सपना होगा साकार, क्योंकि उत्कर्ष लेकर आया है दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर। रीट, ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 जैसी सभी शिक्षक भर्तियों के कोर्सेज पर पाएं 90% तक की छूट, 3 महीने की एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी और हर लाइफ फ्रॉम क्लासरूम कोर्स के साथ रिकॉर्डेड कोर्स बिल्कुल मुफ्त। लेकिन ध्यान रहे, ये धमाकेदार ऑफर है सिर्फ 3 नवंबर तक ही, तो देर मत करें और आज ही अपनी मजबूत तैयारी की शुरुआत करें। एनरोल नाउ। दोस्तों नमस्कार। इससे पहले हमने रीट परीक्षा में आए हुए जितने भी PYQs थे उन सारे प्रश्न पत्रों का हल किया। आज से हम शुरू करने वाले हैं एक नई प्रश्न शाखा, जो प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट करेंगे। उसमें हम सारे प्रश्नों को साथ करते हुए, पूरी मनोविज्ञान के प्रश्नों को लेते हुए इनको हम शामिल करेंगे और कुछ ही दिनों में फिर हम टॉपिक वाइज भी प्रश्न सीरीज स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जनाब। अब देखिए, हम इससे पहले मैं आपको बताऊं कि आप उत्कर्ष के सभी टेस्ट सीरीज पर आप 90% की छूट पा सकते हैं। इसके साथ साथ इस दिवाली आप 24 से जो 3 नवंबर तक छूट का अवसर मिल रहा है, 90% सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर छूट मिल सकती है आपको। और उत्कर्ष ऐप में सभी टेस्ट सीरीज पर भी आप 90% का छूट का लाभ ले सकते हैं। फिर उत्कर्ष की किताबों पर जो आपका बेहतरीन ऑफर मिल रहा है, 80% तक का आपकी किताबों पर छूट मिल रही है। इसके साथ साथ रीड की पुस्तकों पर 80% का क्या मिल रहा है दोस्तों, डिस्काउंट मिल रहा है। ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 की पुस्तकों पर 80% डिस्काउंट मिल रहा है। और फिर दोस्तों आपका ये रहा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र रीड से संबंधित नई प्रश्न सीरीज की हम आगाज करेंगे आज से। और ये रहा आपका प्रश्न संख्या 1। और प्रश्न संख्या 1 में प्रश्न संख्या 1 की हम बात करें तो ये देखिए, विक्टर एच नोल व रेचल पी नोल ने शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्रों का उल्लेख करते हुए कौन कौन से सोपान बताए? मानव वृद्धि, विकास, अधिगम, व्यक्तित्व, मापन एवं मूल्यांकन। ये तो दोस्तों ये आपका उत्तर क्या रहेगा? 5 क्षेत्रों पर उन्होंने क्या किया था, बल दिया था। 5 क्षेत्र इसके लिए क्या है, महत्वपूर्ण होते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 2 की बात करें, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति नहीं है। व्यवहारिक विज्ञान होता है, सीमाहीन होता है, कोई सीमा नहीं होती, बहुत विधायक विज्ञान होता है। चलिए जनाब, ठीक है। प्रकृति नहीं है, मानकीय नॉर्मेटिव नहीं होती है, ये मतलब नियामक नहीं होती है। क्या नहीं होती है बेटा? नियामक नहीं होती है, क्योंकि नियामक का मतलब है जो रूल के अनुसार चले, जो बदले नहीं। और जो बदले नहीं तो क्योंकि व्यवहार क्या होता है दोस्तों, बदलता रहता है। तो केवल 4 इसमें नहीं है दोस्तों, बाकी सारे विकासशील है, विधायक है, सीमाहीन है और व्यवहारिक विज्ञान होता है। मानकीय विज्ञान यानी कि नॉर्मेटिव नहीं होता है, विधायक नियामक विज्ञान नहीं होता है। अभिवृद्धि एवं विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? फ्रैंक ने अभिवृद्धि को कोशिकीय गुणों, विकास को उन गुणों का संगठन कहा जिसमें अभिवृद्धि और विभिन्नता द्वारा निर्मित होता है। परिपक्वता आ जाने से अभिवृद्धि रुक जाती है, किंतु विकास नहीं रुकता है। अभिवृद्धि हमारे विकास के लिए सहायक बनती है, किंतु ऐसा सदा नहीं होता। अभिवृद्धि के बिना विकास असंभव है। तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, कौन सा नहीं है संदर्भ में अभिवृद्धि और विकास के अंदर कौन सा कथन सत्य नहीं है। अभिवृद्धि के बिना विकास संभव नहीं है, क्योंकि अभिवृद्धि खुद विकास का क्या है दोस्तों, हिस्सा है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। अभिवृद्धि के बिना भी विकास क्या होता है, संभव होता है, क्योंकि मानसिक विकास है, नैतिक विकास है, गुणारोपण विकास सिद्धांत है, ये सारे अभिवृद्धि के बिना ही होते हैं। और क्योंकि विकास क्षैतिज भी होता है, इसलिए अभिवृद्धि हमारे विकास के लिए सहायक बनती है, किंतु ऐसा सदा नहीं होता। तो ये तो तीनों क्या है, कथन सही है और ये कथन सही नहीं है। तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर चर्चा कर रहे हैं, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के संवेदी पेशी अवस्था की उप अवस्था का संबंध वस्तु स्थायित्व के गुण से है। प्रतिवर्ती क्रियाओं से, गौण स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था से, मानसिक संयोग द्वारा नए संसाधनों की खोज की अवस्था से, प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था से। ये आपको बताना है। प्रतिवर्ती रिफ्लेक्स एक्टिव गौण स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था से, मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था से। तो ये क्या जवाब रहेगा दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, प्रतिवर्ती क्रियाएं मुख्य स्कीमेटा अवस्था, गौण स्कीमेटा अवस्था, मुख्य वृत्तीय अवस्था, मुख्य मानसिक संयोजन से गौण संयोग खोजने की अवस्था। तो ये तीसरा, मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था से हम क्या करते हैं, वस्तु स्थायित्व की बात करते हैं। और वस्तु स्थायित्व को समझाने के लिए एक वो दिया गया था, प्रयोग किया गया था, जिसको हम बॉल व ब्लैंकेट प्रयोग, गेंद व कंबल प्रयोग कहते हैं।
गेंद एवं क्या कहते हैं दोस्तों, कंबल प्रयोग कहते हैं। गेंद व कंबल प्रयोग कहते हैं। एक गेंद दिखाएगी बच्चे को और उस बच्चे को दिखाकर उसको कंबल के अंदर क्या कर दिया गया, कंबल के अंदर उस बॉल को छुपा दिया गया। ये बॉल है, उसको छुपा दिया। एक दोबारा बॉल दिखाई गई और फिर उसको बच्चे को दिखाकर उसको कंबल के नीचे क्या कर दिया गया, छुपा दिया गया। तो पहली स्थिति में तो है मस्तिष्क से ओझल, आंखों से ओझल, आंखों से ओझल, ओझल तो मस्तिष्क से ओझल, मस्तिष्क से ओझल, इसका मतलब वस्तु स्थायित्व का विकास नहीं हुआ है। तो ये मानसिक संयोग का उपयोग कर रहा है। दूसरा, आंखों से ओझल, लेकिन मस्तिष्क से ओझल नहीं, मस्तिष्क से ओझल नहीं, मस्तिष्क से ओझल नहीं। तो यहां पर बच्चे में वस्तु स्थायित्व का विकास हो गया है, वस्तु स्थायित्व का विकास हो गया है। और ये ऑब्जेक्टिविटी की बात कर रहा है, मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था। फिर चर्चा करेंगे प्रश्न संख्या 5 की। और प्रश्न संख्या 5 में देखेंगे निम्न में से कौन सी आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है। निम्न में से कौन सी आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है। प्रशंसा और निंदा नहीं है, पुरस्कार और दंड, परिणामों का ज्ञान, प्रतिद्वंद्विता और, तो 1 2 3 4 चारों ही आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है। यहाँ पर मैं प्रश्नों का लेवल बढ़ा रहा हूँ क्योंकि जरूर नहीं है कि पहले के प्रश्न सरल आए हों तो ये भी प्रश्न क्या हों दोस्तों, सरल। प्रशंसा और निंदा अर्जित अभिप्रेरक है, पुरस्कार और दंड अर्जित है जो कि बाह्य अभिप्रेरणा से अर्जित। परिणामों का ज्ञान उपलब्धि अभिप्रेरणा है, वो ये आपका प्रतिद्वंद्विता और सहयोग, ये कंपटीशन होता है तो ये बाह्य वातावरण द्वारा अर्जित होती है प्रतिद्वंद्विता और सहयोग। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका चारों ही नहीं है, ये चारों ही नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना। तो प्रश्न संख्या 5 का उत्तर रहेगा दोस्तों डी। फिर हम चर्चा करेंगे उपागम के अनुसार बालक स्वयं अपने ज्ञान का निर्माण करता है, निर्मितवाद, प्रेक्षणात्मक, अंतर्दृष्टि सिद्धांत, मानवतावादी उपागम है। तो ये कंस्ट्रक्शनिज्म की बात कर रहा है, निर्माणवाद की बात कर रहा है, निर्माणवाद की बात कर रहा है दोस्तों। और निर्माणवाद की बात करें तो निर्माणवाद में बालक ध्यान रखिएगा, निर्माणवाद 2 प्रकार का, एक है संरचना निर्मितवाद, एक है दोस्तों क्या, संरचना निर्मितवाद। क्या है दोस्तों, संरचना निर्मितवाद, ठीक है। और एक है आपका सामाजिक संरचनावाद, सामाजिक संरचनावाद। संरचना निर्मितवाद को दिया था जेरोम ब्रोनर ने और जीन पियाजे ने। इसके साथ साथ सामाजिक निर्मितवाद को दिया था लेव सिमकोविच वाइगोत्स्की, लेव वाइगोत्स्की ने। और लेव वाइगोत्स्की के साथ साथ सेम पपर्ट था, इसके साथ साथ वान थेसरफील्ड थे, और इसके साथ साथ दोस्तों कौन था, ग्लेसरफील्ड था। इसके 3 घटक बताए गए, विधि निर्माण अवस्था, विधि निर्माण अवस्था, प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था या प्रतिबिंबात्मक अवस्था या अवधारणात्मक अवस्था, और ये फिर है संकेत अवस्था या प्रतीकात्मक अवस्था। ये 3 इसमें था। सामाजिक निर्माणवाद के अंतर्गत 2 घटक बताए, एक समाज घटक बताया बेटा और एक बताया भाषा घटक। समाज घटक के अंदर ZAD, ZPD और ZPL, और यहाँ बता दिया था दोस्तों स्कैफोल्डिंग। क्या बता दिया था, स्कैफोल्डिंग। और स्कैफोल्डिंग को सहायता करने के लिए होता है MKO। तो ये समाज घटक
और भाषा घटक में आपको ये दो स्टेटमेंट याद रखने बहुत जरूरी है। जीन पियाजे क्या कहता है कि पहले विचार आते हैं, पहले क्या आते हैं, विचार आते हैं, तत्पश्चात भाषा का विकास होता है। लेकिन वाइगोत्स्की क्या कहता है, पहले भाषा या संस्कृति होती है, तत्पश्चात वह विचारों को प्रभावित करती है, विचारों को प्रभावित करती है। तो ये आपको देखना है। तो उत्तर हो जाएगा इसका दोस्तों ए, राइट हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। फिर चर्चा करते हैं निम्नलिखित में से किस विद्वान ने शारीरिक गुणों बॉडीली कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण नहीं किया। क्रैचमैन, रोस्टन, शेल्डन, युंग। केवल 2, केवल 4, केवल 1 व 2 और केवल 2 व 4 नहीं किया, ये बताना है आपको। प्रश्न संख्या 7 की बात करेंगे, किसने नहीं किया। देखिए क्रेचमैन ने किया है, शेल्डन ने किया है, युंग ने किया है। तो रोस्टन ने वर्गीकरण नहीं किया है शारीरिक गुणों के आधार पर, तो ये ध्यान रखना आपको। सामान्य बुद्धि एवरेज इंटेलिजेंस का बालक वह कहलाता है जिसकी बुद्धि लब्धि मानसिक आयु 8 वर्ष और शारीरिक आयु 10 वर्ष हो, मानसिक आयु 12 वर्ष और वास्तविक आयु 15 वर्ष हो, मानसिक आयु 16 वर्ष और आयु 16 वर्ष हो। देखिए निकाल के देखना पड़ेगा, इसका थोड़ा सा आइडिया हम लगाएंगे। हालांकि सामान्य बुद्धि के बालक की तो बात करेंगे 100 आएगी, और 100 आएगी तो उसका या तो 15 होगा या 15 होगा या 16 होगा या 16 होगा। चलो ठीक है, ध्यान से देखते हैं। देखिए दोस्तों, मानसिक आयु मेंटल एज, हम इसकी बात करें तो मेंटल एज 10/20 गुणा 100, तो ये तो आ जाएगी 50, तो ये तो नहीं आएगी, है ना, ये तो मूर्ख मूड के अंदर आ जाएगी। फिर दूसरे की बात करते हैं, 8/10 गुणा ये, तो ये 80 हो जाएगी, ये भी नहीं होगा। फिर बात करते हैं किसकी, 12/15 की, तो 12/15 गुणा 100, तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखना आपको, 3 और 20 और 4, तो ये भी क्या हो जाएगा 80, ये भी नहीं आएगा। फिर करते हैं मानसिक आयु 15/16 गुणा 100, ठीक है, तो यहाँ पर 4 ले लो और यहाँ पर 25 ले लो, ऐसा हो जाएगा। जैसे भी इसको आप कट करोगे तो आपका ये उत्तर लगभग 100 से हल्का सा क्या आएगा, कम आएगा, और 100 से हल्का सा कम आएगा तो 90 से लेकर 109 के बीच क्या होती है दोस्तों, मानसिक आयु की सामान्य बुद्धि होती है। तो उत्तर हो जाएगा इसका डी, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा दोस्तों, इस बात को आपको ध्यान रखना है। फिर चर्चा करते हैं प्रश्न संख्या 9 की। निम्न में से कौन सा टोरेंस के सृजनात्मक परीक्षण का शाब्दिक परीक्षण नहीं है। टोरेंस का सृजनात्मक जो बुद्धि परीक्षण है, उत्पादन सुधार कार्य, टिन के डब्बों का असाधारण प्रयोग, पूछना और अनुमान लगाना, आकृति पूरक कार्य, ये आपको बताना है दोस्तों। तो इसका उत्तर रहेगा आपका आकृति पूरक कार्य। ये बुद्धि से निष्पादन बुद्धि परीक्षण होते हैं। आकृति में शाब्दिक परीक्षण में, आकृतियों में आकृति है तो अशाब्दिक हो गया, बाकी के सारों में क्या हो जाता है आपका शाब्दिक परीक्षण है। तो शाब्दिक परीक्षण नहीं है तो सीधा सीधा आकृति पूरक है, तो ये अशाब्दिक है। फिर बात करते हैं 10, मनोवैज्ञानिक अर्थ में अभिप्रेरणा से तात्पर्य होता है बाह्य उत्तेजनाओं का, आंतरिक उत्तेजनाओं को, बाह्य आंतरिक उत्तेजनाओं का, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 10 का जवाब क्या रहेगा, मनोवैज्ञानिक अर्थ में अभिप्रेरणा से तात्पर्य क्या होता है, मनोवैज्ञानिक अर्थ में अभिप्रेरणा का तात्पर्य होता है दोस्तों, आपको ध्यान देना है, आंतरिक उत्तेजनाएं क्या करती हैं, अभिप्रेरणा का निर्माण
करती हैं। क्या करती हैं? तो उत्तर आपको लगेगा ये तो बाह्य नहीं होता है, आंतरिक उत्तेजना ही। अभिप्रेरणा अंदर से उत्पन्न होगी, चाहे आपको पुरस्कार बाहर से दिया जा सकता है, लेकिन उत्पन्न वो अंदर से ही होती है। मोटिवेशन अंदर से ही आएगा, चाहे वो पुरस्कार के कारण आए, ये ध्यान रखना। उत्तेजना आंतरिक होते हैं, उत्तेजना बाह्य नहीं हो सकती। उद्दीपक बाह्य होते हैं, उत्तेजना आंतरिक होती है। उपलब्धि प्रेरक अचीवमेंट मोटिवेशन। एटकिंसन व मैक्लेलैंड ने उपलब्धि प्रेरक सिद्धांत प्रस्तुत किया और इसे संबंधित कई शोध किए। जिन व्यक्तियों में उपलब्धि प्रेरक अधिक होते हैं वे अपनी जिंदगी में अधिक से अधिक उच्च स्तर की सफलता प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। परीक्षण तथा शिक्षण के एक व्यक्ति की उपलब्धि की आवश्यकता को बढ़ा सकता है, ये आपको बताना है। 11 का उत्तर क्या रहेगा? तो एक तो ध्यान रखिएगा, ये जो मैक्लेलैंड और एटकिंसन है इन्होंने बिल्कुल बताया है दोस्तों। तो अचीवमेंट मोटिवेशन इज इक्वल टू TS प्लस TAF। ए का मतलब है, AM का मतलब है अचीवमेंट मोटिवेशन, अचीवमेंट मोटिवेशन। TS का मतलब है टेंडेंसी टू सक्सेस, टेंडेंसी टू सक्सेस, सफल होने की प्रवृत्ति, सफल होने की प्रवृत्ति। TAF का मतलब है टेंडेंसी टू अवॉइड फेलियर, असफलता से दूर होने की प्रवृत्ति। कोई व्यक्ति असफलता जितना जल्दी दूर होगा उतना ही जल्दी सफल होगा, और जिसको सफल होने की प्रवृत्ति होगी वो जल्दी सफल होता है। असफलता से दूर होने की प्रवृत्ति। फिर TS की बात करें, टेंडेंसी टू सक्सेस क्या होती है? वो होता है दोस्तों, एक होता है मोटिव टू सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्लस एक होता है इंसेंटिव वैल्यू ऑफ सक्सेस, इंसेंटिव वैल्यू ऑफ सक्सेस IVS। ये TS का है, ये थोड़ा सा लेवल बनता है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। MS का मतलब है मोटिव टू सक्सेस, मोटिव टू सक्सेस। PS का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस या सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी, सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। और IVS का मतलब होता है इंसेंटिव वैल्यू ऑफ, इंसेंटिव वैल्यू ऑफ सक्सेस। ठीक है, तो ये तीनों ही ऑप्शन क्या हैं? सही हैं। मैक्लेलैंड ने किया था, जिन व्यक्ति उपलब्धि प्रयोग अधिक होते हैं वो ज्यादा करते हैं। ठीक है, उत्तर D हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। और ये मैंने आपको अचीवमेंट मोटिवेशन का सारा बता दिया है, तो आपका उत्तर रहेगा D। फिर हम चर्चा करते हैं प्रश्न संख्या 12 की। प्रश्न संख्या 12 की अगर बात करें तो प्रश्न संख्या 12, निम्न में से कौन सी प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता है? अमूर्त चिंतन में रुचि, अवधान केंद्रित करने की योग्यता, रुचि में विभिन्नता, और ये उपरोक्त सभी। तो उत्तर हो जाएगा D हो जाएगा मेरे दोस्तों, D इसका सही जवाब रहेगा D। फिर चर्चा करते हैं, टोकन इकोनॉमी पर आधारित एक व्यवहार परिमार्जन तकनीकी है। ये टोकन इकोनॉमी के बारे में किसने बताया था? स्किनर ने अपने क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत में दिया था कि बालक एक निश्चित व्यवहार को करने के बाद में उसके बदले में कुछ उपहार चाहता है। निश्चित व्यवहार को करने के बाद में, निश्चित व्यवहार के बदले में, निश्चित व्यवहार के बदले में एक उपहार चाहता है, एक उपहार चाहता है। क्या चाहता है दोस्तों? उपहार चाहता है। इस पूरे को हम क्या कहते हैं? टोकन इकोनॉमी कहते हैं। इसको आपको ध्यान रखना है दोस्तों। जी जनाब, अब चर्चा करते हैं, निम्न में से कौन सा अधिगम का निर्माणवादी उपागम है? छात्र जो नवीन सूचना को बार बार दोहराकर याद करता है, छात्र जो नवीन सूचना के विस्तार से विश्लेषण करता है, व्याख्या करता है और पूर्व ज्ञान से जोड़कर सीखता है,
छात्र जो नवीन सूचना यदि पूर्व ज्ञान से जिसे वह सच मानता है उसे विरोधाभासी हो तो उसे नहीं सीखता है। छात्र जो शिक्षक का इंतजार करता है कि वह उसे विशिष्ट प्रकरण के बारे में उसके पूर्व ज्ञान की जानकारी लेकर नवीन सूचना को देगा। निर्मितवाद उपागम में जो नवीन सूचना को बार बार दोहराकर याद करता है, छात्र जो नवीन सूचना को विस्तार से विश्लेषित करता है और व्याख्या करता है और पूर्व ज्ञान से जोड़कर सीखता है। तो छात्र सीख रहा है ना दोस्तों। तो प्रश्न संख्या 13 का उत्तर हो जाएगा, 13 मैंने करवा दिया क्या यार, 13 तो करवा दिया। प्रश्न संख्या 14 का उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी, छात्र जो नवीन सूचना पूर्व ज्ञान से जिसे वह छात्र नवीन सूचना के विस्तार से विश्लेषण करता है व्याख्या करता है, तो उत्तर हो जाएगा बी, हो जाएगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर चर्चा करते हैं प्रश्न संख्या, निम्न में से कौन सा समायोजन का प्रत्यक्ष उपाय नहीं है। तो प्रतिक्रिया निर्माण प्रत्यक्ष उपाय नहीं है। लक्ष्य का विस्थापन होता है, मान लीजिए आपने IAS बनने का सपना लिया और आप IAS नहीं बन पाए, लेकिन उसके स्थान पर आपने लक्ष्य को क्या कर दिया, छोटा कर दिया और RS बन गया। बाधाओं का निवारण, इसमें व्यक्ति मानसिक मनोरचनाओं का विकास करता है, मानसिक मनोरचनाओं का क्या करता है, विकास करता है। और मानसिक मनोरचनाओं के विकास के साथ साथ जैसे वो अपनी इस पे बाजू पर काला धागा पहनता है, काला ताबीज पहनता है ना, या क्या बोलते हैं, जैसे घर की छत की दीवारों के ऊपर जो छत के ऊपर छत होती है वहाँ पर एक काली मटकी टांग देते हैं, ताबीज पहनता है, काला धागा बांधता है। प्रतिक्रिया निर्माण में अपने व्यवहार के विपरीत व्यवहार करता है। जैसे सौतेली माँ अपनी सौतेली बेटी से नफरत करती है, लेकिन उसके पता है कि समाज के द्वारा इस मान्य व्यवहार को माना नहीं जाएगा, मान्य व्यवहार को माना नहीं जाएगा, इसलिए वह समाज के सामने उस महिला से, उस बच्ची से अत्यधिक प्रेम का दिखावा करती है। इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, आपका प्रतिक्रिया निर्माण। कौन सी विधि है, अप्रत्यक्ष विधि है। मार्ग परिवर्तन ये प्रत्यक्ष है। तीनों ये हो गए, ये हो गया, तो आपका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 का। अब चर्चा करते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट, नायक पूजा किस अवस्था की विशेषता है। शैशवावस्था, किशोरावस्था, तो उत्तर हो जाएगा 16 में किशोरावस्था में हीरोशिपिज्म की व्यवस्था होती है, हीरोशिपिज्म के कैरेक्टर पाए जाते हैं किशोरावस्था। फिर चर्चा करते हैं दोस्तों, प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम उपयुक्त नहीं है। योग्यता समूहन संवर्धन कार्यक्रम, वर्ग त्वरण उपचारात्मक शिक्षण, कौन सा सही नहीं है ये बताना है आपको। तो कौन सा कार्यक्रम सही नहीं है, देखिए योग्यता समूहन संवर्धन, वर्ग त्वरण उपचारात्मक शिक्षण। तो ध्यान दें, उपचारात्मक शिक्षण बच्चे के लिए अच्छा नहीं होता है, तो उत्तर हो जाएगा केवल सी। पहले भी मैं आपको कल जो पिछली एग्जाम क्लास हुई है उसके अंदर भी बता चुका हूं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूपरेखा 2005 में किस सुझाव के आधार पर पाठ्यचर्या के बोझ को कम करने की बल देती है। शिक्षा बिना बोझ के, इस पर बल दिया जाता है। शिक्षा बिना बोझ के, इस पर क्या दिया जाता है दोस्तों, बल दिया जाता है। बिना बोझ की शिक्षा पर बल दिया जाता है। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में तो 14 से 19 जुलाई 2004 को यशपाल शर्मा समिति की समीक्षा बैठक आयोजित होती है और उसमें 2000 NCF 2005 नामक दस्तावेज तैयार किया जाता है। तो उत्तर हो जाएगा ए, शिक्षा बिना बोझ के, शिक्षा बिना बोझ के। शिक्षण की प्रकृति के संदर्भ में, शिक्षण की प्रकृति के संबंध में क्या रहेगा ये आपको देखना है। शिक्षण की प्रकृति के संबंध में क्या होगा ये आपको बताना है। शिक्षण एक अंतः प्रक्रिया है, शिक्षण एक उपचार विधि है, शिक्षण कला विज्ञान दोनों। शिक्षण एक अतार्किक क्रिया है, तो अतार्किक क्रिया न होकर ये क्या होती है दोस्तों, तार्किक क्रिया होती है। तो उत्तर हो जाएगा डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षण में तर्क वितर्क होते हैं, तो अतार्किक क्रिया न होकर ये तार्किक क्रिया होती है दोस्तों। चलिए जनाब, फिर हम चर्चा करेंगे प्रश्न संख्या 20, चिंतन की विशेषता है।
चिंतन एक कौशल है, चिंतन एक वाद विवाद है, चिंतन एक मध्यस्थ प्रक्रिया है, उपयुक्त सभी। तो प्रश्न संख्या डी, प्रश्न संख्या बी का उत्तर रहेगा दोस्तों डी। क्या रहेगा? डी। तो उत्तर हो जाएगा आपका डी, राइट आंसर रहेगा। फिर हम चर्चा करेंगे नायक पूजा किस अवस्था की विशेषता है। अच्छा, ये सवाल दोबारा से रिप्रिंट हो गया, माफ कीजिएगा। तो ये किशोरावस्था की विशेषता है। फिर चर्चा करेंगे प्रतिभाशाली, क्या बात है, वापिस आगे पे चलिए, ये इसका दिवाली का अवसर है तो शायद हमारे टाइपराइटर को भी छुट्टी पर जाना था। कौन सा आकलन शिक्षण काल में होता है? रचनात्मक आकलन, योगात्मक आकलन, वस्तुनिष्ठ आकलन, उपयुक्त सभी। तो उत्तर क्या आएगा? शिक्षण काल मतलब शिक्षण के दौरान शिक्षण कर रहा होता है तब रचनात्मक आकलन होता है दोस्तों। ठीक है, इसको हम सीखने के लिए आकलन भी कहते हैं, सीखने के लिए आकलन भी कहते हैं। इसको हम रचनात्मक आकलन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? रचनात्मक आकलन कहते हैं। तो उत्तर हो जाएगा ए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। सतत एवं समग्र मूल्यांकन में व्यापक शब्द का मतलब है विद्यार्थियों के विकास के शैक्षिक पहलुओं का, विद्यार्थियों के विकास के सह शैक्षिक पहलुओं का, ए व बी दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो व्यापक का मतलब है सह शैक्षिक, शैक्षिक दोनों, बालक के ज्ञान पक्ष, संज्ञान पक्ष, व्यवहार पक्ष, सभी पक्षों का। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए जनाब, फिर चर्चा करते हैं प्रश्न संख्या 25 की। बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 के निम्नांकित में से किस भाग को बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कानून 2019 द्वारा संशोधित किया गया? 2019 में क्या संशोधन किया गया है ये आपको बताना है। तो 2019 में भाग 16 में या धारा 16 में परिवर्तन किया गया है। और धारा 16 में क्या क्या है? जो बालक जो 19 में है तो दो बालक क्या करता है? बालक को किसी भी स्तर पर क्या नहीं किया जाएगा? ठहराव नहीं किया जाएगा। क्या नहीं किया जाएगा? ठहराव नहीं किया जाएगा। तो जो नो डिटेंशन पॉलिसी थी, क्या थी दोस्तों? नो डिटेंशन पॉलिसी थी, उसको हटा दिया गया है। अब बालक को फेल किया जा सकता है। ठीक है, बालक को क्या किया जा सकता है? फेल किया जा सकता है। अगर बालक फेल हो जाए तो 1 माह में उसको दोबारा से परीक्षा दिलवानी है और 1 माह में उसका रिजल्ट देना है और कैसे भी हो बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करवानी। उसके बावजूद भी अगर बच्चा दोबारा से फेल हो जाता है तो एसएमसी यह निर्णय लेगी कि उस बच्चे को आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। तो अंतिम निर्णय किसका होगा? एसएमसी का। ये आपका भाग 16 में निःशुल्क अनिवार्य संशोधन अधिनियम 2016-19 ये कहता है। तो संशोधन अधिनियम 2019 में धारा 16 के अंदर परिवर्तन किया गया है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये रहा आज का महत्वपूर्ण सेशन। अगली हम कल से फिर वापस आपको एक नए सेशन में आपको मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गुड नाइट, थैंक यू।